इस महागाथा को एक विस्तृत, प्रभावशाली और कई अध्यायों में विभाजित कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो उस बालक के चाय के प्याले से सत्ता के शिखर तक के सफर को जीवंत कर देगी। शिखर की यात्रा, वाडनगर से दिल्ली तक। अध्याय 1, रेलवे स्टेशन की वो सुबह। गुजरात के मेहसाणा जिले का एक छोटा सा कस्बा वाडनगर। सुबह की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि 10 से 12 साल का एक बालक अपनी आंखों से नींद झटक कर उठ खड़ा होता है। फटे हुए सूती कपड़े, लेकिन आंखों में गजब की चमक। ये नरेन था। उसके पिता की रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। जब ट्रेन आती तो नरेन के हाथों में केतली और कांच के गिलास खनकने लगते। चाय, गर्मा गर्म चाय की आवाज स्टेशन की गूंज में मिल जाती। वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो उन मुसाफिरों के चेहरों को पढ़ रहा था जो देश के अलग अलग कोनों से आते थे। यहीं से उसे समझ आया कि भारत कितना विशाल और विविध है। अध्याय 2, संघर्ष और संस्कार। नरेन का घर मिट्टी और ईंटों का बना एक छोटा सा कमरा था, जहां रोशनी के नाम पर एक छोटा सा दिया जलता था। मां हीराबा दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और काम करके परिवार का हाथ बंटाती थी। एक बार नरेन ने देखा कि उसकी मां को चूल्हे के धुएं से बहुत तकलीफ हो रही है। उस नन्हे बालक के मन में तब ये विचार आया होगा कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इस धुएं से मुक्ति मिलेगी। गरीबी ने उसे तोड़ना चाहा, लेकिन उसने गरीबी को ही अपनी पाठशाला बना लिया। वो स्कूल जाता, पढ़ाई करता और फिर सीधे दुकान पर पहुंच जाता। अध्याय 3, संन्यास और आत्मखोज। किशोर अवस्था में कदम रखते ही नरेन के भीतर एक व्याकुलता जागी। वो हिमालय की कंदराओं में चले गए। कंधे पर झोला, मन में वैराग्य और सत्य की खोज। उन्होंने कई साल साधु संतों के साथ बिताए। उन्होंने सीखा कि स्व से ऊपर सर्व है। लेकिन एक गुरु ने उनसे कहा, नरेन, तुम्हारा रास्ता जंगलों में नहीं, जन सेवा में है। यहीं से उस बालक का पुनर्जन्म हुआ। वो वापस लौटे, लेकिन अब वो केवल एक चाय बेचने वाले नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिसके पास भविष्य का स्पष्ट विजन था। जैसा कि आपने कहा, आइए इस महागाथा की गहराई में उतरते हैं। इस बार हम उन अनछुए पहलुओं, संवादों और भावनाओं को विस्तार देंगे जिन्होंने एक साधारण बालक को लौह पुरुष में बदल दिया। अध्याय 8, वाडनगर की गलियां और नरेन का हठ। वाडनगर के उस छोटे से घर में, जहां रसोई का धुआं छत की कड़ियों को काला कर चुका था, नरेन अपनी मां हीराबा के पास बैठा था। मां, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नरेन ने पूछा। हीराबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी की रोटी में जो स्वाद है वो महलों में नहीं। तू बस अपना कर्म कर। नरेन केवल चाय नहीं बेचता था, उसे पढ़ने का जुनून था। स्कूल के बाद वो सीधे पुस्तकालय, लाइब्रेरी भागता। उसे स्वामी विवेकानंद की कहानियां बहुत पसंद थी। जब वो रेलवे स्टेशन पर चाय का केतली लेकर दौड़ता तो उसकी जेब में अक्सर एक छोटी सी किताब होती थी। जैसे ही ट्रेन जाती, वो बेंच पर बैठकर पढ़ने लगता। एक बार की बात है, स्टेशन पर एक फौजी उतरा। नरेन ने उसे चाय पिलाई और उसके जूतों की चमक और वर्दी की कड़क देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उस दिन नरेन ने तय किया कि वो भी देश की सेवा करेगा। उसने सैनिक स्कूल, जामनगर में प्रवेश के लिए परीक्षा भी दी, लेकिन गरीबी के कारण वो सपना उस वक्त पूरा न हो सका। पर देश प्रेम की वो लौ वहीं से जलनी शुरू हुई। अध्याय 9, हिमालय का मौन और वैराग्य। 17 से 18 साल की उम्र में जब युवा अपने भविष्य की सुख सुविधाओं के सपने देखते हैं, नरेन ने घर छोड़ दिया। कंधे पर एक थैला, एक जोड़ी कपड़े और मन में सत्य की प्यास। वो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ऋषिकेश और बद्रीनाथ की कंदराओं में घूमे। वहां की हाड़ कंपा देने वाली ठंड में उन्होंने सीखा कि शरीर और मन पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है। संवाद एक साधु के साथ,
एक बार एक वृद्ध साधु ने उनसे पूछा, बेटा, यहां शांति ढूंढ रहे हो या शक्ति? नरेन ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सेवा का मार्ग ढूंढ रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वापस जाओ। हिमालय की गुफाओं में शांति तो मिलेगी, पर सेवा के लिए तुम्हें समाज के कीचड़ में कमल की तरह खिलना होगा। ये वो मोड़ था जिसने उन्हें वापस अपनी जड़ों की ओर मोड़ा। वो समझ गए थे कि अध्यात्म और राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अध्याय 10, संगठन का तपस्वी, आरएसएस के दिन। जब वो वापस लौटे और संघ, आरएसएस से जुड़े, तो उनका जीवन एक तपस्वी जैसा था। वे अहमदाबाद में संघ कार्यालय में रहते थे। उनका काम था झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना और कार्यकर्ताओं के लिए चाय बनाना। वे अपने कपड़े खुद धोते थे और एक छोटे से झोले में अपनी पूरी दुनिया समेटे हुए थे। एक बार उनके साथी ने पूछा, नरेंद्र, तुम इतने पढ़े लिखे हो, क्या तुम्हें ये छोटे काम करने में बुरा नहीं लगता? नरेंद्र ने सहजता से उत्तर दिया, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की नीयत बड़ी होनी चाहिए। जो फर्श साफ नहीं कर सकता, वो समाज कैसे साफ करेगा? यही वो समय था जब उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने ट्रेनों के जनरल डिब्बों में सफर किया, लोगों के दुख दर्द को करीब से देखा और भारत की असली ताकत, जनता को समझा। अध्याय 11, 2001 का वो फोन कॉल। 7 अक्टूबर 2001। नरेंद्र मोदी उस समय दिल्ली में थे। अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया। नरेंद्र, तुम कहाँ हो? तुम्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है। यह सुनकर नरेंद्र मोदी स्तब्ध रह गए। उनके पास प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। वो कभी विधायक भी नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की। जब वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। हीराबा ने केवल एक बात कही, बेटा, कभी रिश्वत मत लेना और गरीबों का भला करना। गुजरात का कायाकल्प। समय का पहिया घुमा और 2001 में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय गुजरात भूकंप की मार झेल रहा था। नरेन ने एक प्रशासक के रूप में दिन रात एक कर दिए। कच्छ के रेगिस्तान को सफेद सोने, पर्यटन में बदल दिया। उन्होंने सड़क, बिजली और पानी को घर घर पहुंचाया। गुजरात मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। अध्याय 6, 2014 का वो ऐतिहासिक शंखनाद। 2014 का चुनाव आया। एक तरफ दशकों से राज कर रहे बड़े बड़े दिग्गज थे और दूसरी तरफ वो चाय वाला था। विरोधियों ने उपहास किया, एक चाय वाला देश क्या चलाएगा? लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने कहा, हां, मैंने चाय बेची है, लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग उनके एक शब्द पर झूम उठते। युवाओं को उनमें अपना भविष्य दिखने लगा। अध्याय 7, राजतिलक और शपथ। 16 मई 2014। मतगणना के दिन जैसे ही नतीजे आए, पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल हो गया। एक गरीब मां का बेटा, जो कभी स्टेशन पर चाय बेचता था, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान सेवक बनने जा रहा था। जब वो पहली बार संसद की सीढ़ियों पर पहुंचे, तो उन्होंने झुककर लोकतंत्र के उस मंदिर को चूमा। ये एक ऐतिहासिक दृश्य था। ये जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस हर गरीब बच्चे की थी जो सपने देखने की हिम्मत करता है। उपसंहार, कहानी का सार। आज वो बालक विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, राम मंदिर और चंद्रयान जैसी सफलताओं के पीछे वही नरेन है, जिसने बचपन में अभावों के बीच भी हार नहीं मानी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। आप कहां से आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहां जाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। धैर्य और तपस्या। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए दशकों की तपस्या चाहिए। संकल्प।
यदि आपका लक्ष्य जन कल्याण है तो पूरी कायनात आपको वहां पहुंचाने में जुट जाती है। 2014 के चुनावों के दौरान विपक्ष के एक बड़े नेता ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, अगर वो यहां चाय की दुकान लगाना चाहते हैं तो हम उन्हें जगह दे सकते हैं। ये तंज मोदी के दिल में लगा, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने इसे एक ब्रांड बना दिया। उन्होंने चाय पे चर्चा शुरू की। उन्होंने देश के हर गरीब से कहा, मैं भी आपकी तरह हूं। मुझे पता है कि अभाव क्या होता है। पहली बार देश ने देखा कि एक नेता अपनी गरीबी को छिपाने के बजाय उस पर गर्व कर रहा था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर तरफ एक ही नारा था, अब की बार मोदी सरकार। लोगों को लग रहा था कि ये उनका अपना बेटा है जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने जा रहा है। अध्याय 13, प्रधान सेवक की शपथ। 26 मई 2014 की शाम राष्ट्रपति भवन का प्रांगण खचाखच भरा था। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मैं कहकर शपथ लेनी शुरू की तो वाडनगर के उस रेलवे स्टेशन की आत्मा मानो तृप्त हो गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वे पहली बार अपने गांव गए और अपनी मां के पैर धोए तो वो दृश्य करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू ले आया। वो बालक जो कभी चाय की केतली उठाता था, आज 125 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बोझ उठा रहा था। कहानी का निष्कर्ष क्या सीखा हमने? ये केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारतीय स्वप्न, द इंडियन ड्रीम की कहानी है। शिक्षा, आपकी गरीबी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है यदि आप में सीखने की भूख हो। धैर्य, 1970 के दशक से शुरू हुआ संघर्ष 2014 में जाकर अपने शिखर पर पहुंचा। इसमें 40 साल का धैर्य छुपा है। राष्ट्र सर्वोपरि, उन्होंने परिवार, सुख और आराम का त्याग किया ताकि राष्ट्र को प्रथम स्थान दे सकें।